नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। महिलाओं के लिए खास पेशकश हम बात करते हैं महिलाओं के फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं, हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हैं और अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर आप चर्चा कर सकती हैं। आज हमारे साथ हैं बलवंत जैन, CFO अपना पैसा.com के। बलवंत जी, स्वागत है आपका शो में। चलिए एक बार अपनी महिलाओं को बता दें वो कैसे हमारे साथ जुड़ सकती हैं। आपके कोई भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवाल हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं she@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा कोड शी लिखिए, अपना नाम लिखिए और सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए पहला सवाल अपने शो में शामिल करते हैं, जो सुशीला ने हमसे कानपुर से ईमेल के जरिए पूछा है। इनका सवाल है, इनके हस्बैंड ने एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड करी है जिसका अमाउंट उनको 4 लाख मिला है। ये जानना चाहती हैं कि इस अमाउंट पे ये टैक्स इनकम टैक्स कैसे लगेगा और ये टैक्स कैसे बचा सकती हैं। बलवंत जी, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए चारों, जो इनका जो प्रश्न है कि उनके हस्बैंड ने एग्रीकल्चर लैंड बेची है और उस पर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कि ये लैंड है वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में। अगर रूरल एरिया में है तो उस पर जो लैंड बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर अर्बन एरिया में है और अगर 36 महीने से ज्यादा रखी है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो उनको दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो कोई घर खरीदे और उसमें ये पैसा डाल देवे, या जो कैपिटल गेन हुआ है वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या कॉस्ट थी और इंडेक्स कॉस्ट कितनी बनती है, उसके हिसाब से 54 EC में कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड से REC के NHAI के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर जो एक सेक्शन 54B है जिसमें अगर ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इनके पेरेंट्स या वो ये खुद यूज करते थे और मतलब पिछले 2 साल तक इनके साथ में पास में रहनी चाहिए, तो वो विदिन 2 इयर्स उनको दूसरे एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अपना 54B में इनकम टैक्स का एग्जम्पशन ले सकते हैं। परंतु अगर ये पैसा उनको जो इन्वेस्ट करना है वो इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की ड्यू डेट के पहले करना पड़ेगा। अगर उस डेट तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनको ये कैपिटल गेन अकाउंट होता है बैंक में, उसमें पैसा जमा कराना पड़ेगा और उसमें से वो पैसा निकाल के यूज कर सकते हैं जो घर खरीदने के लिए या दूसरे एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए। जी बिल्कुल बलवंत जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लैंड का स्पेसिफिकली 2 भागों में आपने बताया कि रूरल और अर्बन पे डिपेंड करता है। और हमारे कुछ दर्शकों के लिए आप ये भी बताएं कि कैपिटल गेन्स की आपने बात की, कैपिटल गेन्स के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए चारों, ऐसा है कि नॉर्मली जो कैपिटल गेन है वो 2 कैटेगरी में होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जो अगर आप बॉर्डर पे ही हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कम से कम 36 महीने तक रखना जरूरी है। तो आप 36 महीना रख पाएंगे तो जो टैक्स की रेट है वो भी कम है, आपको उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट है और जो री इन्वेस्टमेंट से एग्जेम्पशन का बेनिफिट है। भले आप घर में इन्वेस्ट करें पैसा या ये जो बॉन्ड्स वगैरह REC NHAI के उसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। परंतु अगर आपने 36 महीने के पहले बेच दिया है तो आपको आपकी जो एप्लीकेबल स्लैब रेट है उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप बॉर्डर पे है और अगर आप रुक सकते हैं, 36 महीना पूरा कर सकते हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपको 36 महीने बाद में बेचना चाहिए, जिससे आपको जो एग्जम्पशंस भी अवेलेबल है और अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो जो टैक्स पेमेंट है वो भी कंसेशनल रेट पे आ जाएगा। एक तो रेट 20% है और इसके अलावा आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया ये एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल हम शामिल करते हैं। पुनीता ने हमसे बैंगलोर से पूछा है, इन्होंने SMS के जरिए ये सवाल पूछा है। इनका सवाल है, इनके पास 2 घर हैं फिलहाल बलवंत जी, और ये एक घर खुद इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये दूसरा घर इन्होंने रेंट आउट कर रखा है। इन्होंने फिलहाल होम लोन भी लिया हुआ है जिसका इंटरेस्ट पे इनको 1.5 लाख की टैक्स छूट मिलती है। तो फिलहाल ये जानना चाहते हैं कि इनको अगर ये दूसरा घर भी रेंट आउट करते हैं तो क्या उससे ज्यादा टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं? देखिए चारू, ऐसा है कि मेरे पास फिगर नहीं है कि उनका एक्चुअल इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है। तो जो होम लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसका डिडक्शन इनकम टैक्स में 24B में मिलता है, पर वो डिपेंड करता है कि आप उस घर में रहते हैं या अपने किराए पे दे के रखा हुआ। अगर आप उस घर में रहते हैं तो आपकी जो 1.5 लाख है उसकी अपर लिमिट है, 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। परंतु अगर आपने वो घर किराए पे दे के रखा हुआ है तो जितना भी आप इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। अभी जैसे ये घर जिसमें रह रही है पुनीता, अगर
इसका इंटरेस्ट का पेमेंट अगर 1.5 लाख से ज्यादा आता है और ये सोच रहे हैं कि ये इसको किराए पे दे दे, तो जितना इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं वो पूरा का पूरा उनको 24B में डिडक्शन मिल जाएगा उनकी रेंटल इनकम के सामने। जी बलवंत जी, और दर्शकों के लिए हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिसके पास 2 घर हैं, तो सेकंड होम जैसे फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेकंड होम ये अपने आप ही अज्यूम कर लिया जाता है कि वो रेंट आउट प्रॉपर्टी कहलाई जाती है? चारों ऐसा है कि अगर आपके पास 2 घर है और दोनों में आप रहते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव वगैरह हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट आपको ऑप्शन देता है कि आप 2 घर में से कोई भी एक घर है ना, वो एक्सरसाइज कर लीजिए कि ये मेरे लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली डिम टू हैव बीन लेट आउट हो जाती है और उसमें जो मार्केट रेट के हिसाब से जो रेंट है वो आपको, हालांकि आपको उस पर किराया बिल्कुल नहीं मिला है, परंतु वो आपको इनकम टैक्स पर नोशनल जो रेंट है, जो मार्केट रेट है, वो उस पर आपको टैक्स ऑफर करना पड़ेगा और उसी हिसाब से बाकी प्रोविजन भी लगेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उस घर के लिए, तो उस पर 1.5 लाख की जो सीलिंग है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट का क्लेम कर सकती है। और जो रेंटल इनकम है उसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये मैं बताना चाहूंगा कि रेंट आपको एक्चुअली नहीं मिला है, फिर भी आपको वो जो मार्केट रेट है वो रेंट का वो आपको ऑफर करना पड़ेगा टैक्सेशन के लिए। जी बिल्कुल। चलिए अगला सवाल हम शामिल करते हैं। रसिका ने हमसे पुणे से सवाल पूछा है, इन्होंने भी ईमेल के जरिए ही हमसे सवाल पूछा है। इनका सवाल है बलवंत जी, ये अपने फादर के लिए जानना चाहती हैं। इनके फादर रिटायर होने वाले हैं मार्च में और उनको पीएफ के तौर पर 50 लाख मिलेगा उनके रिटायरमेंट पे। ये जानना चाहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड इनकम पाने के लिए कहां पे और इन्वेस्ट कर सकती हैं? चारों इनके फादर को जैसे 50 लाख रुपए मिल रहा है, तो 2-3 ऑप्शन है मेरे पास में कि एक तो अगले 3 साल मतलब इनको जैसे 3 लाख रुपए, क्योंकि 25,000 रुपए इनका महीने का खर्चा है, तो 3 लाख रुपए तक का कोई भी लिक्विड फंड में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड में डाल दे। इसके अलावा मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि जैसे सीनियर सिटीजन है उसमें आप 15 लाख रुपया डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है उसमें आप 9 लाख रुपया जॉइंट, मतलब दोनों पेरेंट्स अगर जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं तो 9 लाख उसमें डाल सकते हैं। अभी जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आ रहे हैं जिसमें 8.5-9% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो टैक्स फ्री है, तो उसमें भी पैसा डाल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेने की तैयारी हो तो जो मंथली इनकम प्लान है जिसमें 20% तक इक्विटी एक्सपोजर रहता है, तो जैसे 50 लाख है तो उसका 20 लाख रुपए तक वो उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। अगर बिल्कुल रिस्क लेने की तैयारी नहीं है तो मेरे हिसाब से जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, पोस्ट ऑफिस स्कीम है और जो टैक्स फ्री बॉन्ड है उसमें पैसा डालना चाहिए। और अगले साल के लिए जो पूरे 12 महीने के लिए इनको जो पैसा चाहिए वो 3 लाख रुपया ये अपना जो लिक्विड फंड में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का उसमें डाल सकते हैं। जी, पोस्ट ऑफिस, एमआईएस भी आप विकल्प बता रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि इन्होंने ये भी जानना चाहा है एफएमपी और फिक्स्ड डिपॉजिट की आपने बात कही, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और अच्छे रिटर्न्स के लिए ये किस में इन्वेस्ट कर सकती हैं? देखिए चारों ऐसा है कि जो एफएमपी है उसमें क्या है कि ये नॉर्मली 1 साल से ज्यादा की और 3 साल तक की होती है, तो उसमें आपको अगर मार्च में लिया है और 1 साल के बाद के अप्रैल में आता है तो आपको 2 साल का इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो जाता है। तो एफएमपी पे जो टैक्स है वो या तो 10% आप प्लेन भरो या 20% इंडेक्सेशन के बाद में भरो, तो इफेक्टिवली बिल्कुल टैक्स नहीं आता है। तो अगर आप टैक्स पेयर है तो आपको एफडी में पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एफडी में तो आपका स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। और क्योंकि एफएमपी में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है तो आप एफडी के मुकाबले में आपको एफएमपी में ज्यादा फायदा होगा, प्रोवाइडेड आप टैक्स पेयर है। और अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि टैक्स भरना ही नहीं है आपको। जी बलवंत जी, आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की भी बात करी और आप इनके केस में भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये एसडब्ल्यूपी के जरिए निवेश कर सकती हैं। थोड़ा सा इस पे और हमें डिटेल में बताइए कि ये किस तरह से, क्या क्या प्रोसीजर है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में, किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि इनके पेरेंट्स को जो पैसा हर महीने 25,000 रुपया चाहिए, तो अगले 1 साल के लिए जितना पैसा है 3 लाख रुपया वो आप लिक्विड फंड में बता दिया मैंने, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा डाल दो। और उसमें से आप उनको जो म्यूचुअल फंड हाउस है आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि मेरे को हर महीने इतना पैसा उसमें से विड्रॉ करता है। ये एग्जैक्टली चारों जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका उल्टा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने आप फिक्स सम इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप हर महीने
फिक्स पैसा आप विड्रॉ करते हैं। तो जैसे इनके पेरेंट्स को हर महीने 25,000 रुपया चाहिए, तो वो ये पैसा जो लिक्विड फंड में डाल रहे हैं उसमें से इंस्ट्रक्शन देके हर महीने अपने खाते में 25,000 रुपया ट्रांसफर करवा सकते हैं, जिससे इनके मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प उन्होंने बताया, जहां पे आप सिस्टमैटिकली विड्रॉल के जरिए भी नियमित रकम का चुनाव कर सकती हैं। अभी फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स फॉर वुमेन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। हमारे साथ हैं आज बलवंत जैन, CFO अपना पैसा.com। चलिए आगे सवालों को और शामिल करते हैं। बलवंत जी, एक सवाल SMS के जरिए हमसे शालिनी ने पूछा है। इनका सवाल है, इन्होंने 2012 में इन्होंने फिलहाल नौकरी छोड़ी थी और इन्होंने अभी नई नौकरी शुरू करी है, जिसपे इनको 50,000 इनको इनकी लास्ट जॉब में लीव इनकैशमेंट के तौर पर मिला था। ये जानना चाहती हैं इस अमाउंट पर इनको टैक्स लगेगा क्या? चारू देखिए, लीव एनकेशमेंट का जो है, अगर आप कंटिन्यू कर रख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट और लीव एनकेश करवाते हैं तो टैक्सेबल है, परंतु आप नौकरी छोड़ते हैं और तभी आप अगर लीव एनकेश करवाते हैं तो उसका एग्जम्पशन है सेक्शन 10(10)(00) में। पर जो अमाउंट है वो आपकी जो रेस्ट्रिक्शन है कि पूरा कैरियर में आपको कुल मिला के 3 लाख से ज्यादा का जो लीव एनकेशमेंट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर मंथ वाइज गिने तो ज्यादा से ज्यादा आपको जो 10 महीने की जो आपकी जो लीव एनकेशमेंट है वो एग्जम्प्ट रहती है। तो मतलब ये दो में से जो भी कम होगी, क्योंकि ये तो 50,000 रुपया ही मिला है इनको, तो और मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि इनको पहले कोई भी लीव एनकेशमेंट का एग्जम्पशन इन्होंने क्लेम नहीं किया, तो फिलहाल तो भी ये जो 50,000 इनको लीव एनकेशमेंट का इनके हाथ में आया है वो इनके हाथ में एग्जम्प्ट रहेगा, इस पर इनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। जी बलवंत जी, साथ ही आपने एक चीज और हमसे ये जानना चाहेंगे, लीव एनकैशमेंट जो है आपने बोला जाता है लाइफ टाइम में, ऐसा भी कुछ इसका प्रोविजन होता है कि सर्टेन अमाउंट होता है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए? मैं बताया ना चारों की, ये पूरा लाइफ टाइम में मतलब आपको जो लीव एनकेशमेंट का जो एग्जम्पशन है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। मतलब ये तो इनका तो सिर्फ 50,000 ही, और मैंने जैसे प्रेज्यूम किया कि इनको पहले कोई लीव एनकेशमेंट वगैरह नहीं मिला है, तो आगे भी अब जैसे कोई जॉब लेती है और उसमें भी अगर उनको लीव एनकेशमेंट रिटायरमेंट पे अगर मिलता है तो ये 50,000 का ये एग्जम्पशन तो भी क्लेम कर ही रही है। बाकी भविष्य में उनको कुल मिला के 2.5 लाख का और जो लीव एनकेशमेंट का एग्जम्पशन वो अवेलेबल रहेगा। जी बिल्कुल बलवंत जी, साथ ही इन्होंने PF ट्रांसफर पर भी इन्होंने आपकी एडवाइस मांगी है। ये जानना चाहती हैं, इनकी लास्ट कंपनी का जो PF है इन्होंने अमाउंट विड्रॉ नहीं करा है, क्या ये अभी विड्रॉ कर लें या उसको ये ट्रांसफर करा लें अपने नए अकाउंट में? चारों जो PF का जो रूल्स है उसमें ऐसा है कि अगर 3 साल तक कोई PF का अकाउंट में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट होना बंद हो जाता है। इनका तो शायद जो मेरे हिसाब से जो गैप है वो 1 साल का ही है, तो इनको तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जहां तक प्रश्न कि इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए या ट्रांसफर कर देना चाहिए, अगर 5 साल पूरे नहीं हुआ और विड्रॉ करेगी तो उस पर टैक्स लग जाएगा। और इसके अलावा जो PF का जो पैसा है चारू, वो व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करता है, तो मेरी राय में अभी बीच में उसको विड्रॉ करके यूज करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। तो मेरा सुझाव है कि इनको जो अपना PF का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है पुराने एम्प्लॉयर का, वो नए एम्प्लॉयर के यहाँ ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कर देना चाहिए, तो उनका जो नए एम्प्लॉयर के यहाँ जो नंबर है उसमें वो पैसा उनका बैलेंस है ट्रांसफर हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये PF अमाउंट अपना विड्रॉ ना करें, रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकती हैं और ट्रांसफर करा सकती हैं अपने नए अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली दर्शक हैं लतिका, इन्होंने दिल्ली से हमसे ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। इनका सवाल है, ये बलवंत जी सिंगल मदर है, इनका बेटा है जो 7 मंथ्स का है और ये उसके लिए चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इन्होंने पूछा है लमसम अमाउंट 1 लाख ये कहां पे इन्वेस्ट कर सकती हैं? देखिए चारू, ऐसा है कि बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से एक तो लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसे 1 लाख रुपया भी इनको जैसे इन्वेस्ट करना है, बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना, मैं प्रिज्यूम करता हूँ थोड़ा लंबा पीरियड होगा, तो इनको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो इन्वेस्ट करना है वो जैसे 1 लाख रुपया, तो उनको
मैं लमसम ही प्रेज्यूम कर रहा हूं, अगर उनको हर साल अगर लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती है तो उनको सिर्फ शुरू कर देनी चाहिए। और अभी जैसे 1 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करना, वो भी उनको कम से कम 10 महीने में डिवाइड कर देना चाहिए। जो लार्ज कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा सुझाव रहेगा कि ये जो इन्वेस्ट करना है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस प्लान है, यूटीआई का अपॉर्चुनिटी प्लान है, एसबीआई का इमर्जिंग बिजनेस फंड है और आईडीएफसी का इक्विटी है, उसमें बराबर पैसा डाल देवे, पर एक साथ पैसा नहीं डाले। अगर इनके पास 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करने को, और अगर उनको हर साल भी अगर इन्वेस्ट करना है तो भी इसी रेशियो में बराबर इन्वेस्ट करें। और चाहे तो जो 10% जो इनका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो या तो पीपीएफ में डाल देवे, या जैसे बच्चों की शादी ब्याह में गोल्ड की रिक्वायरमेंट रहती है तो जो गोल्ड फंड है उसमें डाल सकती है। गोल्ड फंड के लिए मैं एसबीआई का जो गोल्ड फंड है वो सजेस्ट करूंगा। वैसे कोई भी गोल्ड फंड लो, गोल्ड फंड में ज्यादा वेरिएशन नहीं है रिटर्न्स में, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट जो सब में है वो गोल्ड ही है, और वो गोल्ड का प्राइस सबके लिए एक ही रहता है। जी, तो बिल्कुल ये लमसम इन्वेस्ट करने के बजाय इक्वली प्रोपोर्शन वे में ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। और हमारी स्क्रीन पर भी डिटेल्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स इन्होंने हमारे एक्सपर्ट ने बताए हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। साथ ही एसबीआई गोल्ड फंड की भी राय दी है, उसमें भी इन्वेस्ट करने की सोच सकती हैं। चलिए अब रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी मैटर्स फॉर वुमेन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए खास पेशकश। आज हमारे साथ हैं बलवंत जैन, जो हमारे साथ महिलाओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल भी शामिल कर लेते हैं। मृदुल ने हमसे कर्नाटका से ये सवाल पूछा है। बलवंत जी, इनका सवाल है, ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर पे ये जानना चाहती हैं, क्या हर मेडिक्लेम पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट कवर इंक्लूड करती है? चारों जो मेडिक्लेम है उसके अंदर इनबिल्ट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, पर कुछ कंपनियां हैं वो एज एन एड ऑन जरूर ऑफर करती है। परंतु जो एड ऑन परचेज करने में प्रॉब्लम ये है कि वो जो वैल्यू है उसकी, जो बेस आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है उससे लिंक्ड है, तो वो वैल्यू बहुत बड़ी नहीं मिलती। आपका 5 लाख 10 लाख का अगर मेडिक्लेम है तो आपको जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो भी 5 या 10 लाख का होगा, तो वो बहुत इनसफिशियंट है। मेरे हिसाब से आपको अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर खरीदना है तो आपकी जो इनकम है उसका 10 से 12 गुना, एनुअल इनकम का 10 से 12 गुना जरूर होना चाहिए, जिससे आपकी जो इनकम है वो रिप्लेसमेंट करने में आपको मदद मिलेगी। तो आप जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो इंडिपेंडेंटली खरीद सकते हैं। अपोलो का भी जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है और बजाज एलियंस का है, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो एकदम अच्छी है, तो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकती है। जी बलवंत जी, पर्सनल एक्सीडेंट में क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या चीजें होती हैं जिसपे कवर मिल सकता है? देखिए ऐसा है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट में आपको अगर एक्सीडेंट की वजह से एक तो डेथ हो जाती है तो आपको पैसा मिलता है। इसके अलावा आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी या फुल कंप्लीट डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी आपको पैसा मिलता है। और इसके अलावा जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में आप ऑप्ट कर सकते हैं कि जो आपको मेडिकल एक्सपेंसेज वगैरह होते हैं ट्रीटमेंट के, उसके रिइंबर्समेंट का तो कुछ परसेंटेज जो है आपको वो मेडिकल एक्सपेंसेज का रिइंबर्समेंट भी मिलता है। परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि मेडिकल के लिए आप पर्सनल एक्सीडेंट में वो नहीं खरीदे, आपको हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना चाहिए जो मेडिकल एक्सपेंसेज का रिइंबर्समेंट के लिए। जी बिल्कुल, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर विचार कर सकते हैं। चलिए आज इस शो में इतना ही। बलवंत जी, आपका अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक बार जाते जाते अपनी महिलाओं दर्शकों को बता दें वो कैसे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकती हैं। आपके कोई भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सवाल हैं, आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमें SMS कर सकते हैं, हमारा कोड शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए, नाम लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।